बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं फ़हीम अब्बास आप सबको खुशामदीद कहता हूँ न्यूज़ कैफ़े में। और मैं हूँ ज़हरा रज़ा। मेरी तरफ से भी आप सब लोगों को खुशामदीद। उम्मीद करते हैं कि आप सब लोग खैरियत से होंगे, अच्छे होंगे और अपनी सुबह का एक अच्छा सा आगाज़ भी कर चुके होंगे। आप खैरियत से हैं? आपने सुबह का आगाज़ अच्छा सा किया है कि नहीं किया? बिल्कुल फ़हीम, मैं बहुत अच्छी हूँ, खैरियत से हूँ और आपके सामने हूँ। आप जितनी अच्छी हैं ये तो हम सब जानते हैं, बाकी खैरियत से हैं ये बहुत अच्छी बात है। ये जो आपने टॉन्ट किया ना, इसके पीछे कुछ है। नहीं नहीं, कोई टर्न नहीं किया। अच्छा, सबसे पहले तो मौसम के हवाले से मैं चाह रहा था कि प्रोग्राम में ज़रूर जिक्र करें। काफ़ी दिनों से मतलब मौसम जो है वो पूरे पाकिस्तान में माशाल्लाह बहुत अच्छा है और ख़ास तौर पर पंजाब में और दूसरे इलाकों में जो है हल्की फुल्की बारिशों का भी सिलसिला जारी है। हमारे यहाँ पे कराची में भी मौसम जो है वो बड़ा अच्छा है आजकल, मगर इस वीकेंड पे ये कहा जा रहा है कि बारिश का इम्कान है। तो बारिशें सबको ही अच्छी लगती हैं और अगर सही तरीके से हम मतलब बारिशों का एहतमाम करें और तो उनका इंतज़ार करें। हमारे यहाँ वो नालों की वजह से और दूसरी परेशानियों की वजह से बारिशें जो हैं वो रहमत वो ज़हमत में बदल जाती है, मगर ओवरऑल तो बारिश से खूबसूरत मौसम मेरा नहीं ख्याल की होता। आपको कैसा लगता है बारिश का मौसम? बारिश का मौसम तो सभी को अच्छा लगता है, लेकिन बारिश जब भी कराची की बात करें, कराची में होती है तो वो बहुत मसाइल का सामना हमें करना पड़ता है। लेकिन कराची में 3 दिन तक कहा जा रहा है कि शदीद गर्मी रहेगी, हीट स्ट्रोक रहेगा। तो आप सब लोग अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, हाइड्रेटेड रहें, पानी अपने साथ रखें। 3 दिन के बाद बारिशों का इम्कान है। तो बारिशें अभी कुछ अरसे पहले भी होती रहीं और इस बार फ़हीम लेकिन उस तरह से हमें पानी उस तरह से रोड्स पे नहीं दिखा जैसे पिछले साल दिखा था, क्योंकि इसका रीज़न यही था कि नालों की सफाई जो है वो करवाई जा चुकी थी। जी हाँ, बारिश भी उस तरह नहीं हुई जिस तरह पिछले गुज़श्ता सालों में हुई है, ये भी एक बहुत बड़ी वजह थी। और खैर ये अच्छे मौसम का जिक्र तो मैंने इसलिए किया कि मैं चाह रहा था कि आज हम सुबह सुबह अच्छी खबर के साथ प्रोग्राम का आगाज़ करें, वरना जब मैंने अखबार खोला है तो उसमें कोई ऐसी अच्छी खबर मुझे मिली नहीं। एक खबर आते साथ जिसने मुझे वेलकम किया न्यूज़पेपर में वो थी कि तेल की कीमतों में 10.5 रुपये तक इजाफा होने वाला है। तो पेट्रोल की कीमतों में या तेल की कीमतों में जब इजाफा होगा तो वो मतलब हर ज़रूरत की हर चीज़ में जो है ना वो उसका असर नज़र आएगा, उस महंगाई का रंग नज़र आएगा। तो ये एक बड़ी टेंशन वाली बात है जब कोई चीज़ महंगी होती है तो उसमें अमीर गरीब सब ही मुतासिर होते हैं और वो बेचारे लोग जो कोविड की वजह से और आजकल ऐसी सूरत हाल की वजह से थोड़े परेशान हैं, उनके काम वगैरह ठीक से नहीं चल रहे हैं या तो कोविड की वजह से सारे ही डिस्टर्ब हुए हैं, तो उनके लिए महंगाई और ज़्यादा तकलीफ देती है। मैं अपने बच्चे का स्कूल गया तो मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा ये स्कूल की फ़ीसों का क्या वो मामला है, तो क्या पेरेंट्स फ़ीसें जमा करवा रहे हैं? उन्होंने कहा हाँ, बहुत सारे पेरेंट्स ऐसे हैं जिन्होंने फ़ीसें जमा नहीं करवाई हैं और वो उन्होंने बच्चों को स्कूल भेजना ही छोड़ दिया। और फ़हीम जो ख़ासतौर पे छोटे बच्चे हैं उनके माँ बाप तो बहुत ही कंफ्यूज हैं कि हम फ़ीस जमा कराएं या नहीं, क्योंकि छोटे बच्चे ऐसे हैं कि वो उन्हें तो किसी न किसी फ़िज़िकल एक्टिविटी की ज़रूरत होती है तभी वो सीखते हैं। वो ऑनलाइन क्लास से तो नहीं सीख सकते जो 4 साल के हैं या 5 साल के हैं। तो कुछ ऐसे पेरेंट्स हैं जिन्होंने तो एडमिशन ही नहीं कराए हैं अभी तक स्कूल में। यस, यू आर राइट। तो वही मैं कहता कि महंगाई जो है ना वो कहीं ना कहीं घूम के सबके ऊपर जो है वो असर अपना कर रही है और ये बड़ी एक अजीब सी बात है। हम पूरी कोशिश करते भी हैं अपने प्रोग्राम में कि किसी न किसी तरह हम ऐसे मौज़ूआत पे बात करें कि मतलब कोई ना कोई बात हो सके, उन मसाइल को हम जान सकें जो अरबाब इख्तियार हैं वो जान सकें और मसाइल की संजीदगी का अंदाज़ा हो सके ताकि इसके हल की तरफ जाया जाए। मेरा पाकिस्तान मेरा घर स्कीम के हवाले से ये वो स्कीम है जो गवर्नमेंट की जानिब से अवाम को एक सहूलत दी गई है कि आप अपना घर बना सकते हैं, अपना ज़ाती घर बना सकते हैं। इस पर अपोजिशन और बाकी बहुत से लोग इस पर तनकीद करते हुए भी नज़र आए इनिशियली, मगर अब इस पर प्रैक्टिकली जो है वो काम होना शुरू हो गया है। और इसी स्कीम से जुड़ा हुआ एक प्रोजेक्ट जिसके बारे में आज हम अपने प्रोग्राम में बात करने वाले हैं। हमारे साथ बड़े आज ख़ास मेहमान मौजूद हैं जो इस हवाले से हमें मालूमात फराहम करेंगे। तो ज़रा मैं चाहता हूँ कि आप मेहमानों का तारुफ करवा दें।
बिल्कुल हमारे साथ मौजूद हैं एएनआई ग्रुप ऑफ कंपनीज से दो गेस्ट, उनका तारुफ कराना चाहेंगे। मोहम्मद अदनान मौजूद हैं जो कि डायरेक्टर हैं एएनआई ग्रुप के। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। और इनके साथ साथ मौजूद हैं अली सिद्दीकी जो कि डायरेक्टर हैं मार्केटिंग एएनआई ग्रुप के। आप दोनों को वेलकम करते हैं। कैसे थैंक यू अस्सलाम वालेकुम जी। ठीक ठाक हैं जी, ठीक माशाल्लाह माशाल्लाह। अच्छा सर, एएनआई ग्रुप ऑफ कंपनीज मेरे ख्याल से एक बड़ा नाम है, बहुत सारे आपके इसमें डिफरेंट प्रोजेक्ट्स हैं। तो सबसे पहले जो हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से जो 50 लाख घर, ये जो स्कीम थी मेरा पाकिस्तान मेरा घर, उस हवाले से हमें बताइए कि आपका क्या कंट्रीब्यूशन है इसमें। देखिए, जब प्राइम मिनिस्टर साहब ये कहते थे कि 50 लाख घर हम बनाएंगे जी, तो इसको भी लोग उसी तरह से अपोजिशन ये कहते थे कि 50 लाख घर, ये अनरियलिस्टिक बात है कि 50 लाख घर कैसे बनेंगे। वैसे ही जैसे दरख्तों की बात होती है कि इतने बिलियन ट्रीज लगेंगे। तो अब जाके ये हकीकत होता नज़र आ रहा है जब प्राइवेट सेक्टर को इन्वॉल्व किया इसमें। प्राइम मिनिस्टर साहब खुद आबाद हाउस में आए और उन्होंने यहाँ पे ये मेरा पाकिस्तान मेरा घर स्कीम लॉन्च की और उसमें प्राइवेट बिल्डर्स को ये जब ये इसमें सपोर्ट मिली कि जब फाइनेंसिंग में, चूँकि हमारे यहाँ बैंक्स हाउसिंग में बहुत कम फाइनेंस करते थे, लोग बैंक्स इन्वॉल्व होना नहीं चाहते थे, तो अभी स्टेट बैंक की तरफ से तमाम बैंक्स को पाबंद किया गया है कि वो इसमें फाइनेंसिंग में अपना रोल बढ़ाएं और उसका जो रेशियो वो बढ़े। हमारे यहाँ हाउसिंग में बहुत कम फाइनेंस करते थे नॉर्मली, अभी उसका बढ़ रहा है। टारगेट दे दिया गया है बैंक्स को, तो हर बैंक अब मेरा पाकिस्तान मेरा घर में फाइनेंसिंग कर रहा है। और इस फाइनेंसिंग की सबसे अच्छी बात यह है कि किसी भी तरक्की याफ्ता जो डेवलप कंट्रीज़ है जहाँ पर हाउसिंग में बहुत कम फाइनेंस के कम मार्कअप के ऊपर लोन दिया जाता है, हमारे यहाँ सिर्फ 5% के ऊपर अब तमाम बैंक्स फाइनेंस कर रहे हैं जो मेरा पाकिस्तान मेरा घर के तहत अगर कोई फाइनेंस करवाता है। और दूसरा, ये जो स्कीम है ये उन लोगों के लिए जो लोग जिनके पास बैंक स्टेटमेंट नहीं होती, जो गवर्नमेंट की पॉलिसी है वो यही है कि वो लोग जिनके पास जो डेली वेजेस पे काम करते हैं या जो बहुत दिहाड़ीदार तबका है, जो 30-35 हज़ार रुपये जिनकी महीने की इनकम होती है, वो तो अपना घर कराची में तो नहीं बना सकते। कराची में क्या, पाकिस्तान में किसी भी एक सिटी के अंदर तो मुश्किल है घर तो बनाना। कैसे मिलता है उन्हें कर्जा? ये मैं सोच रहा हूँ जिनकी बैंक स्टेटमेंट नहीं है, कोई उनका रिकॉर्ड नहीं है उस तरह, तो बैंक उन्हें किस तरह इतने पैसे दे सकता है? या वो कहेगा आप कुछ गिरवी रखवाएं फिर आपको इसका जो गवर्नमेंट की तरफ से जो रूल है वो तो यही है कि आपको इसमें इनकम एस्टिमेशन करते हैं बैंक्स, जो प्राइवेट इदारे गवर्नमेंट ने डिज़ाइन किए हैं, जो इनकम एस्टिमेशन करके बैंक को देते हैं कि ठीक है इसकी ये दुकान है परचून की और इसकी ये इतने पैसे कमाता है, उसकी परचेजिंग से और डिफरेंट सोर्सेज होते हैं जहाँ से हम इनकम एस्टिमेशन निकाल के बैंक्स को प्रोवाइड करते हैं। लेकिन अगेन ये स्कीम इसी तरह से डिज़ाइन की गई है, लेकिन बैंक्स अब भी इसमें अवॉइड करते हैं। जब A&I की आप बात करें तो A&I ने एक बाकायदा एक MOU साइन किया ज़ग़म महमूद रिजवी जो चेयरमैन है पाकिस्तान मेरा घर के टास्क फोर्स के, और हमने इसमें एक ड्राइव लॉन्च की। हमारा एक कनेक्ट के नाम से हमारा एक फ्लोर है, उसके ऊपर हमने एक ड्राइव लॉन्च की और 12 दिन की वो ड्राइव थी। उसमें हमने 8 से 10 हज़ार लोगों को ट्रेन किया, उनको बताया कि ये स्कीम दी किस तरह जाती है। उसमें हमने बैंक्स को ऑनबोर्ड किया, बैंक्स के साथ MOU किया कि ये वो तबका जिनको टारगेट कर रही है गवर्नमेंट, ये वो तबका है जो बैंक से बहुत फेमिलर नहीं है, जो लोग बहुत कॉन्फिडेंटली बैंक के अंदर जाके लोन नहीं लेंगे, उनको डॉक्यूमेंट्स का नहीं पता, उनको प्रोसीजर का नहीं पता। तो हमने बैंक्स को बोला कि आप हमारे फ्लोर पे आए, हम आपको स्पेस देते हैं और वहाँ पे बैठ के आप लोगों को एजुकेट करें, लोगों को बताएं कि किस तरह से क्या डॉक्यूमेंट चाहिए होंगे। सही। जी। अच्छा अदनान, अगर कोई घर बनाने में इंटरेस्टेड है, जैसे कि अभी अदनान साहब ने बताया कि वो वाले लोग जो कि डेली वेजेस पे काम करते हैं या जिनकी बैंक स्टेटमेंट नहीं है, अगर ऐसे लोग घर बनाना चाहें और वो आपके पास आते हैं तो क्या आप उन्हें गाइड करते हैं कि कौन से बैंक में जाना चाहिए, किस तरह से ये प्रोसेस करना चाहिए, या पहले उनको बैंक जाना होगा? अच्छा, सबसे पहले तो इसका क्राइटेरिया ये होता है कि कुछ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है गवर्नमेंट का और बैंक्स का, उसको फुलफिल करना चाहिए बंदे ने। जैसे एक लॉ है कि उस बंदे के नाम पे पहले कोई प्रॉपर्टी मौजूद ना हो, तो वो कुछ 3-4 प्री रैक क्वेश्चंस होते हैं जो हमारी टीम करती है। और माशाल्लाह से हमारे पास प्रोजेक्ट भी है जिस पे मेरा घर मेरा पाकिस्तान हमने अप्रूव कराया हुआ है और हम लोन दे रहे हैं। और जैसा कि हाउसिंग में अभी अदनान साहब ने आपको बताया कि काफ़ी ज़्यादा पूरी दुनिया में काम हो रहा है प्रॉपर्टी मॉर्गेज पे, इसी तरीके से हाउसिंग में टेक्नोलॉजी भी इंट्रोड्यूस करवाई जा रही है। 7 दिन 8 दिन में जो घर बन जाते हैं। हमारी एक कंपनी से जो है MOU है, उसका नाम क्या है, ट्रेलिस के साथ, और एक फर्म है मॉड्यूलस। ट्रेलिस एंड मॉड्यूलस जो है UK बेस्ड फर्म्स हैं जो पाकिस्तान में यहाँ पे CEOs उनके ऑपरेट कर रहे हैं। वो बेसिकली 7 से 8 दिन में एक प्री फैब घर बना देते हैं और वो बहुत अच्छा घर है। वो हमारी साइट पे हमने 10 घर वो बनवा रहे हैं और वो कंप्लीशन पे है।
तो उसके ऊपर क्या खास बात है उस घर की? उसकी खास बात यह है कि कंक्रीट स्ट्रक्चर जैसे आप छत डालते हो तो आपको 1 महीने से 40 to 45 डेज का प्रोसीजर होता है। ठीक है। उसकी जो है आपकी इंडस्ट्री यहीं इसी एरिया में मौजूद है, कोरंगी इंडस्ट्रियल एरिया में। वो रैक्स हो गए, वॉल्स हो गई, गैल्वेनाइज स्टील पिलर हो गए, वो फैक्ट्री में बना के लेकर आते हैं हमारी साइट पे और फिर उसको असेंबल कर देते हैं। उसी में जो है उन्होंने सोलर भी दिया हुआ है, तो एक पूरा एक सस्टेनेबल घर आपको मिल जाता है और बहुत अच्छा घर है। जब वो बन रहा था तो हम मेरे ख्याल से उसका मजाक भी उड़ाते थे, लेकिन डिमोलिश भी नहीं करना पड़ता होगा। नहीं, इसको ये अनफोल्डेबल है, ये फोल्डेबल है, मतलब आप इसका एक्सटेंड कर सकते हैं रूम के साइज। और हम जब बात करते हैं जितने क्वांटिटी में हम बात कर रहे हैं कि इतने हाउसेस बनने हैं, डेवलप होने हैं और तमाम बिल्डर्स ने मिलकर करने हैं, तो अगर हम कंक्रीट और हम अपना जो देसी हमारा फॉर्मूला जिस पे हम आज करते हैं उस फॉर्मूले पर चलेंगे तो हम डिलीवर नहीं कर पाएंगे जितनी रिक्वायरमेंट आनी है। क्योंकि अब इस स्कीम के बाद तो हर बंदा एलिजिबल है, आपके टेक्नीशियन से लेकर एक ड्राइवर तक, उबर का ड्राइवर तक, आप अपना लोन ले सकता है, फाइनेंसिंग करा सकता है, उसको 40 लाख रुपए तक का फाइनेंस मिल सकता है। तो अच्छा, इस हिसाब से तो मुस्तकबिल में घर की बजाय मेरा ख्याल खाली प्लॉट्स रेंट पे दिए जाएंगे, ये मूवेबल सामान सराया और आपने बिल्कुल ऐसा ही है ना, क्योंकि काफ़ी टेक्नोलॉजी ऊपर चली गई। अभी चाइना में आप लोगों ने देखा होगा, उन्होंने कोई ग्राउंड प्लस 200 की बिल्डिंग जो है वो 3D प्रिंट की है, कंक्रीट का एक बड़ा सा आर्म है जो प्रिंट करता है पूरी बिल्डिंग। तो उन्होंने 200 फ्लोर जो है वो विद इन अ वीक और 2 वीक्स जो है उन्होंने किया है, कंस्ट्रक्ट किया है। और अभी आगे फ्यूचर भी यही है कि इतनी जो हाउसिंग की ज़रूरत है तो कुछ ऐसे तरीके चाहिए कि हाउसिंग जो है वो तेज़ी से बिल्ड हो सके, तेज़ी से डिलीवर हो सके और पैसे भी बचाए जा सके। तो अभी तक कितने ऐसे घर हैं जो कि आपने मतलब बना रहे हैं या बना लिए हैं? देखिए, हमारे इस वक्त 3 प्रोजेक्ट्स ऐसे हैं जिसमें हम ये मेरा पाकिस्तान मेरा घर के तहत हम दे रहे हैं। उसमें एक में जो आपने अली ने बताया, जो हम घर हाउस बना के दिए हैं, हम लो कॉस्ट हाउस हैं, वो सिर्फ 35 लाख में हम कंप्लीट घर, जिसके अंदर 3 kV का RO सिस्टम है, उसको 3 kV का सोलर सिस्टम लगा हुआ है, उसके अंदर RO प्लांट लगा हुआ है, 2 रूम्स 2 बेडरूम लाउंज, ये कंप्लीट एक घर है जो हम सिर्फ 35 लाख में दे रहे हैं, वो तैयार है। और ये वो घर है जो हमने इसमें स्कीम के तहत हमने अप्रूव कराया हुआ है बैंक्स के साथ, जिसमें तमाम डॉक्यूमेंट्स, लीज, ये तमाम चीज़ें शामिल हैं। इसके अलावा सरजानी के अंदर जिस प्रोजेक्ट के ऊपर अभी हम बात कर रहे हैं, जो बिल्कुल तैयार प्रोजेक्ट्स हैं जिसमें हम दे रहे हैं, चूँकि अभी तक जब मेरा पाकिस्तान की हम बात करते हैं तो ये सारी पॉजिटिव बातें की हैं। अब इसमें इशू क्या आ रहा है कि जब बैंक्स ने शुरू में स्टार्ट तो बड़ा पॉजिटिवली लिया, इसमें सपोर्ट किया, लोगों को एप्लीकेशंस भी ली, लेकिन अब जब अप्रूवल की बात आ गई तो अब बैंक फिर डॉक्यूमेंट्स मांग रहा है। बहुत सारे बैंक्स अवॉइड कर रहे हैं कि जी जिनके पास बैंक स्टेटमेंट नहीं होगा उनको हम लोन नहीं देंगे। पहले जो बैंक्स थे वो मतलब आसानी से जो है कर्जा दे दिया करते थे, लेकिन अब वो थोड़े से कॉन्शियस हो गए हैं कि उन्हें सिक्योरिटी चाहिए, और ख़ास तौर पे उन लोगों के लिए है जिनका जो बैंक स्टेटमेंट ना हो। तो अब बैंक्स क्या रिलेक्टेंट हैं कर्जा देने में, और अब वो लोग जो लेना चाहते हैं वो क्या करें फिर अगर बैंक्स कर्जा नहीं दें? स्टेट बैंक की तो अभी भी पॉलिसी वही है कि ये जो मेरा पाकिस्तान मेरा घर की स्कीम है, इसमें टारगेट लोग वो हैं जो लोअर मिडिल क्लास हैं, या वो लोग उनको कह लें जो लोग अनडॉक्यूमेंटेड हैं। उन लोगों को टारगेट ही इसीलिए किया है कि उनको भी डॉक्यूमेंट्स में लेके आए, चीज़ों को लेके आए। और गवर्नमेंट की इसमें डबल पॉलिसी है कि एक तो लोगों को अपनी छत भी हो जाए और वो लोग जो डॉक्यूमेंटेड नहीं है वो डॉक्यूमेंटेड हो जाए, लेकिन फायदा भी पूरा हो जाएगा, फ़ायदा गवर्नमेंट का ही फ़ायदा पूरा हो। तो लेकिन उसके बाद अब हो ये रहा है कि बैंक्स थोड़ा क्रिएट करें डॉक्यूमेंट्स, रिक्वायरमेंट और चीज़ें हैं, तो अगेन जिन चीज़ों की वजह से लोग बैंक में अवॉइड करते थे जाना, वही काम हो रहा है दोबारा बैंक्स में। और A&I ने चूँकि हमने ड्राइव लॉन्च की थी और 12 दिन की हमने कोई 8 से 10 हज़ार लोग रजिस्टर्ड किए थे जिन लोगों को लोन चाहिए था। अब जब बैंक, और हमने उस ड्राइव में उनको ये बताया था कि आपको ना बैंक स्टेटमेंट चाहिए, जो गवर्नमेंट की पॉलिसी थी वो हमने बताई थी, लेकिन अब हो रहा है कि बैंक डॉक्यूमेंट मांग रहा है और चीज़ें इशूज़ आ रहे हैं, लोगों को लोन नहीं मिल पा रहा, जिनके लोन अप्रूव हो गए हैं तो वो हो नहीं पा रहा, उनको इशू नहीं हो पा रहा जिनकी अप्रूवल हुई हुई है। तो ऐसे में फिर हमने कुछ बिल्डर्स हैं जिनके पास शहर में तैयार अपार्टमेंट्स पड़े हुए हैं और उन्होंने बेचे हुए नहीं थे, तो हमने उनको अप्रोच किया। फिलहाल उन सारे बिल्डरों में से एक बिल्डर जो थारा ग्रुप है, थारा ग्रुप आगे बढ़ा और थारा ग्रुप ने अपने 2 प्रोजेक्ट्स जो कि सरजानी और मेमार में है वो हमें दिए कि आप इसको आप दे दो फाइनेंसिंग के ऊपर, सिर्फ 15% पे आप चाबी दे दो अपार्टमेंट की, बाकी पैसे हम 7 साल में इंस्टॉलमेंट पे ले लेंगे। तो ये बड़ी एक अच्छी स्कीम है कि जहाँ पे आप किराए पे अपने 15,000, 20,000 या 30,000 पे किराए देते थे, उतने ही पैसों पे यहाँ पे आपके अपने घर की इंस्टॉलमेंट देते हैं। बिल्कुल सही। अच्छा अली सदीकी साहब, ये बताइए कि ये जिस सोसाइटी का जिक्र हो रहा है जहाँ पे 35 लाख रुपए का घर है, ये कितनी बड़ी सोसाइटी है?
और यहाँ पे कितने घर हैं, क्या प्लानिंग है वहाँ पे एजुकेशन के हवाले से और दूसरी सर्विसेज वहाँ पे लोगों को क्या क्या मिल सकती हैं? अगर कोई भी पाकिस्तान भर से, कराची से किसी एक कोने से उधर अगर मूव होना चाहे तो इस हवाले से बताइए। अच्छा, जो सबसे पहले हमारी सोसाइटी है वो 35 एकड़ उसका रकबा है टोटल, और 400 जो है हमारे पास रेजिडेंशियल प्लॉट्स हैं उसमें, ठीक है, जिसमें फार्म हाउसेज की भी लैंड है वो मैं माइनस कर रहा हूँ। फार्म हाउसेज हैं, एसबीज हैं हमारे पास, कमर्शियल बिल्डिंग की वहाँ पे जगह है। तो सिर्फ 400 जो है हमारे पास रेजिडेंशियल जो है प्लॉट्स हैं। और वो जो हमारी सोसाइटी है वो स्कीम 45 में, स्कीम 45 जैसा कि आपको पता हुआ है कि बहुत ज़्यादा इमर्जिंग इलाका है जी जी। कराची का। जैसे आज से 2-3 साल पहले स्कीम 33 हुआ करता था कि पहले कोई स्कीम 33 जाता नहीं था, लेकिन अभी आप वहाँ देखें तो इतना रश होता है कि वहाँ पे पैर रखने की जगह नहीं है। तो इसी तरीके से इमर्जिंग इलाका है स्कीम 45। जो हमारा प्रोजेक्ट है वहाँ से जो है तमाम एमिनिटीज़, हॉस्पिटल्स, स्कूल्स वो 5 से 10 किलोमीटर की ड्राइव पे, मेन नॉर्दर्न बाईपास से जो है वो 5 to 10 मिनट्स की ड्राइव पे हमारा प्रोजेक्ट है। और तमाम जो एमिनिटीज़ हैं वो करीब हैं हमारे प्रोजेक्ट से। और वहाँ पे जैसा कि मैंने आपको बताया कि हमने एक प्री फैब जो है मॉडल्स पे हाउसिंग के हम काम कर रहे हैं उसके ऊपर। बिल्कुल ठीक हो गया। अच्छा अदनान, आप लोगों की जो ANI ग्रुप ऑफ कंपनीज़ है वो और भी शोबों में काम कर रही है रियल इस्टेट के अलावा, जैसे डिजिटल मार्केटिंग और एजुकेशनल सेक्टर, तो वो किस हवाले से काम है आपका, उसके बारे में बताइए। ANI ग्रुप डिफरेंट सेक्टर में ज़रूर बिल्कुल काम कर रहा है। हमारा रियल एस्टेट सेक्टर में हम ANI रियल्टर के नाम से काम करते हैं। हमारा अपना एक स्कूलिंग सिस्टम है, कैंट स्कूलिंग सिस्टम के नाम से। अच्छा। और मेन यूनिवर्सिटी रोड के ऊपर वो स्कूल है और पूरा कॉलेज तक की उसके रजिस्ट्रेशन है हमारे पास। और इसके अलावा हमारा एक बड़ा हाई स्टैंडर्ड का एक जौहर के अंदर ब्यूटी सलून है, सैंस ब्यूटी स्टेशन के नाम से। अभी हम एक जिम बना रहे हैं। गवर्नमेंट की कोई स्कीम है ब्यूटी सैलून वाली? नहीं, ये गवर्नमेंट की स्कीम नहीं, ये खवातीन की स्कीम है। अच्छा होम मिनिस्ट्री की स्कीम। हाँ। अच्छा ठीक है। तो इसके अलावा कनेक्ट के नाम से हमारा एक फ्लोर है जहाँ ऑफिसेज हैं, शेयर्ड ऑफिस हैं, वहाँ बॉल रूम्स हैं, ट्रेनिंग रूम्स हैं। वो भी मेन राशिद मिनास रोड के ऊपर है। और उधर ही अभी हम एक जिम बनाने जा रहे हैं कि गुलशन और जौहर का सबसे बड़ा जिम होगा। 24/7 वो जिम ऑपरेटिव होगा और बड़ा हाई स्टैंडर्ड का है। अच्छा अली सिद्दीकी साहब, ये डिजिटल जो अवेयरनेस के हवाले से आप लोगों ने अच्छा खासा काम किया है, थाउजेंड्स ऑफ पीपल जो है आपने इसमें इन्वॉल्व किए, ये क्या थी डिजिटली आपने किस तरह अवेयर किया लोगों को, किस चीज़ के बारे में अवेयर किया? अच्छा, डिजिटली इसलिए किया सबसे पहले क्योंकि आजकल ATL, BTL और जो TTL जो मीडियम्स है हमारे मार्केटिंग के, वो थोड़े से ऑब्सलीट भी हो गए और उसमें ट्रैकिंग नहीं है। अगर मैं एक बिलबोर्ड लगवाता हूँ कहीं पे मेन लोकेशन पे आपके DHA में लगवा दूँ या मेन शराय फैसल पे, तो मेरे पास उसकी ट्रैकिंग नहीं होती है कि कितने लोगों ने देखा या कितने लोग जो है वो गाड़ी चलाते हुए गुजर गए, उन्होंने आधा नंबर नोट किया, पूरा नंबर नहीं नोट किया। तो डिजिटल प्लेटफॉर्म जो है, जैसे मेरी 7-8 साल से यही एक्सपर्टीज़ है, डिजिटल मार्केटिंग, गूगल, फेसबुक, ये सारी चीज़ें। अच्छा। तो इसमें ये होता है कि अभी 90% 80% जो हमारा पाकिस्तान का भी जो बिल्डर है वो शिफ्ट हो गया अपनी चीज़ों को लेके डिजिटल पे। ठीक है। डिजिटल पे ये होता है कि आप फेसबुक स्क्रॉल कर रहे हो, कोई आपके पास ऐड आया, आपने क्लिक किया, हमारे पास नंबर आ गया, हमने आपसे रब्ता किया और हमें ये भी पता होता है कि ये ऐड कितने लोगों ने देखा है, इसका रिस्पॉन्स क्या आ रहा है, सही हमारा जो मैसेज है वो प्रॉपरली कन्वे हो रहा है या नहीं हो रहा है, सही। तो इस तरीके से पूरी जो मेरा घर, लिमिट भी नहीं है ना कि आप सिर्फ इतने लोगों तक इसकी रीच है, उसकी रीच बहुत बड़ी है। बिल्कुल, आप यहाँ से बैठ के मैं USA के भी, USA में ओवरसीज पाकिस्तानी को भी टारगेट कर सकता हूँ इजीली। तो इस तरीके से हमने मेरा घर मेरा पाकिस्तान की एक बहुत मैसिव डिजिटल कैंपेन हमने प्लान की थी, जो हमने फिर टारगेट किया लोगों को। उसमें वीडियोज भी थी, आपके JPEGs भी थे, कैरोसेल एड्स भी थे। तो इस तरीके से हमने जो है 5000 लोगों का जो इंटरेस्ट इसमें जनरेट करके अपने पास बुलाकर उनको ट्रेन किया और फिर उनका लोन प्रोसेस करवाया। ठीक है, कांटेक्ट कैसे करवाया जाए, मेरा ख्याल है ये लास्ट सवाल के अभी जो लोग देख रहे हैं प्रोग्राम और वो आपसे कांटेक्ट करना चाहते हैं, तो आपके ऑफिसेज और ऑनलाइन क्या अच्छा, सबसे पहले तो हमारा फेसबुक पेज है ANI ग्रुप, आप लिख दो फेसबुक पे जाकर, वो सबसे पहले आ जाएगा। हमारी वेबसाइट है aigroup.pk, उस पर हमारे UN नंबर्स, और अगर आप ईमेल करना चाहो तो आप ईमेल कर सकते हो। तो ये 2 मेथड्स हैं हमसे रब्ता करने के लिए सबसे फास्टेस्ट। थैंक यू सो मच मोहम्मद अदनान साहब और अली सिद्दीकी साहब, आप तशरीफ लाए, विश यू ऑल द बेस्ट, आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। और दोस्तों, एक वक्फे का वक्त है, वक्फे से वापस आएंगे तो एक और मौजू पर बात करना, और मौजू है आज़ादी सहाफ़त। आप यकीनन इस हवाले से अपनी राय भी देना चाहते हैं और बहुत कुछ सुनना भी चाहते हैं। तो एक वक्फे के बाद आपसे मुलाकात होती है, कहीं मत जाइए, अब तक देखते रहिए न्यूज़ कैफ़े, देखते रहिए।
जी, एक ब्रेक के बाद आपको फिर से वेलकम करते हैं न्यूज़ कैफ़े में। मैं हूं ज़हरा रज़ा, फ़हीम अब्बास मेरे साथ मौजूद हैं और प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में हम एक और अहम मौजू के हवाले से बात करेंगे। हमारा टॉपिक है फ्रीडम ऑफ जर्नलिज़म या हम उसको प्रेस कह सकते हैं, आज़ादी सहाफ़त। आजकल फ़हीम काफ़ी दिनों से मुल्क भर में इस हवाले से बातचीत हो रही है। सहाफ़ती तंजीमें जो हैं वो परेशान हैं PMDA को लेके, पाकिस्तान मीडिया डेवलपमेंट अथॉरिटी। ये ऐसा बिल है जो अभी तक असम्बली में नहीं लाया, लेकिन ये अभी न्यूज़ की हेडलाइंस बना हुआ है, सुर्खियों में ये आ चुका है। और हुकूमत का कहना है ये बिल जो फेक न्यूज़ हैं और इससे होने वाले प्रोपेगेंडा की रोकथाम के लिए मददगार साबित होगा। जबकि जो हमारी सहाफ़ती तंजीमें हैं, सहाफ़ती इदारे हैं, अपोजिशन जमातें हैं, वो इसको लेके परेशान हैं और अब वकला बरादरी भी इसके ख़िलाफ़ एहतजाज करती हुई नज़र आती है कि ये सहाफ़त की मतलब उनकी फ़ेक न्यूज़ की आड़ में आज़ादी सहाफ़त को ख़त्म करने वाली बात है। तो ये बात कितनी सही है, कितनी दुरुस्त है, इस हवाले से आज हम अपने प्रोग्राम में बात करेंगे। हमारे साथ स्टूडियो में गेस्ट भी मौजूद हैं, उनका तारुफ कराना चाहेंगे। जी, हमारे साथ हैं तजियाकार जनाब अकमल चौधरी साहब। हम आपको खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? वालेकुम सलाम, बिल्कुल खैरियत है फ़हीम भाई, आप सुनाएं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक। मुझे बताएं कि आपका आजकल शो कैसा चल रहा है? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक, मज़े आ रहे हैं? बिल्कुल ज़बरदस्त ज़बरदस्त आई एम एंजॉयिंग द शो राइट नाउ। बस सुबह सुबह की स्लॉट पे रखे ना, तो पता चले आपको सुबह सुबह उठना पड़ता है जब अच्छा अकमल भाई, ये जो PMDA की जानिब से ये जो मुजव्वज़ा कानून जिसकी बात हो रही है, ये सहाफ़ी इसके ख़िलाफ़ क्यों हो रहे हैं सारे तो सहाफ़ती इदारे और ये सब, इसके पीछे क्या वजह, क्या ख्याल आता है आपके? देखिए, पाकिस्तान मीडिया डेवलपमेंट अथॉरिटी, ये इसका क़याम है, इसका एक ऑर्डिनेंस जो है वो पेश किया जाएगा असम्बली में। इससे पहले कैबिनेट इसको अप्रूव कर चुकी है। जो प्राइमरी इसकी प्री रिक्विजिट है, पहले कैबिनेट अप्रूव करती है, उसके बाद जो है वो उसको असम्बली में पेश करते हैं। तो अब उसको असम्बली में पेश करके करेंगे। अच्छा, इसमें जो बेसिकली जो इसको पॉजिटिवली जो इसको पेश कर रहे हैं गवर्नमेंट, उनका सिनेरियो या उनका वही है कि फ़ेक न्यूज़ वगैरह जो है या लोगों की जो डेफमेशंस होती हैं या ख़ास तौर पे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से हट के इसका ज़्यादा फोकस जो है ना वो ये अपना सोशल मीडिया के ऊपर है। ओके, जैसे फेसबुक हो गया, यूट्यूब हो गया या इंस्टाग्राम हो गया, ट्विटर हो गया। तो उसके ऊपर अगर आपने देखा होगा कि आजकल हो ये रहा है कि बहुत से ऐसे सहाफ़ी जिनके ऊपर जो है वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के ऊपर उनकी मतलब किसी हद तक जो है वो नहीं आ पाते किसी भी वजह से, तो वो फिर अपना यूट्यूब चैनल वगैरह खोल लेते हैं और उसके ऊपर अपना कंटेंट जो है वो खुद बना के उसको करते हैं। और ये बाकायदा इसकी जो है वो एक खपत बढ़ती जा रही है, इसकी व्यूअरशिप भी बढ़ती जा रही है और अब तो इसके मिलियंस में व्यूज़ होने लगे हैं। एज़ फार एज पाकिस्तान के भी चंद एक ऐसे सहाफ़ी और है, और ना सिर्फ सहाफ़त में, उसके अलावा अगर आप देखें न्यूज़ की हद तक देख लें या इंडस्ट्री की हद तक हो गया, स्पोर्ट्स की हद तक हो गया, एग्जैक्टली खाने पकाने का हो गया। तो वो एक मतलब समझे आप, ये इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के एक पैरेलल एक नया जो है ना वो तश्कील पा रहा है सेटअप, और फ्यूचर जो है वो है भी इसका डिजिटल मीडिया का है, सोशल मीडिया का है, और इसी के प्लेटफॉर्म से ज़ाहिर है जो अच्छा कंटेंट देगा तो लोग उसी को व्यू करेंगे, रादर देन के एक ज़माने में आपको याद होगा कि सिर्फ जो है ना लोगों के पास अखबार जो है वो होता था, फिर उसके बाद उसको रिप्लेस किया रेडियो ने, रेडियो के बाद फिर टीवी आया, टीवी में सिर्फ एक PTV था, PTV के बाद फिर जो है ना आप देखें ये प्राइवेट चैनल्स हैं, एंड नाउ वी आर मूविंग टू डिजिटल प्लेटफॉर्म। जी, आखिर ऐसी वो कौन सी वजह है कि हमेशा से आज़ाद सहाफ़त और मतलब एक मुस्तनिद ख़बरों की बात करने वाले ये सारे सहाफ़ी एकदम से नाराज़ हो गए या मतलब उन्होंने इख्तलाफ कर दिया? ऐसी वो कौन सी शिकें हैं इस कानून में जो अगेंस्ट जा रही हैं सहाफ़त के? देखें, ऐसे मुजव्वज़ा कानून की अगर हम टेक्निकलिटीज़ के ऊपर बात करेंगे और शेक वाइज बात करेंगे तो इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम। मैं इसलिए आपको जो है ना बड़ा कंक्लूजन जो है ना वो ड्रॉ करके देता हूँ। बेसिकली जो सहाफ़ती तंजीमें हैं, जो सहाफ़ी है ना, इनका सिर्फ एक ही बयानिया है, वो ये है फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन शुड नॉट बी ब्लॉक्ड। ये पूरी दुनिया का यही बयानिया है कि अगर एक बंदे को जो है वो अपने एक्सप्रेशंस को डिलीवर करना है किसी भी प्लेटफॉर्म से तो उसको हक हासिल है, प्रोवाइडेड कि वो एंटी स्टेट ना हो, एंटी रिलीजन ना हो या दूसरी चीज़ों के खिलाफ ना हो। फिर इस चीज़ की ट्रेनिंग ज़रूरी है उससे पहले? इसमें
इसमें बिल्कुल ट्रेनिंग ज़रूरी है और एक बंदे को बात करने का तरीका होना चाहिए। लेकिन अब ये पैमरा के होते हुए अब इन्होंने ये जो दूसरा कानून ला रहे हैं उसमें काफ़ी सारे ऐसे नुकात हैं जो कि इस फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन को जो है ना वो उसको मिसयूज़ किया जाएगा। बेसिकली सहाफ़ी कानून में एज सच बहुत ज़्यादा चीज़ें ऐसी नहीं है, लेकिन उनको पता है कि ये चीज़ें मिसयूज़ की जाएंगी। फॉर एग्जांपल अगर उसमें ये लिखा हुआ है कि एक बंदा जो है ना वो कोई गलत लेकिन उसकी डेफिनेशन प्रॉपर नहीं दी हुई कि भाई ये किस किस्म का कंटेंट जो है वो उसके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा, ठीक है ना। इसी तरीके से ये जो अथॉरिटी बना रहे हैं उसका जो कॉम्बिनेशन है उसमें गवर्नमेंट की रिप्रेजेंटेशन है वो भी इक्वल है और सहाफ़ती तंजीमों की भी इक्वल है, तो वहाँ पे भी गवर्नमेंट फिर अपनी पॉलिटिक्स करके अपने बंदे ला के तो अथॉरिटी को बेसिकली ये हाईजैक कर जाएगी। जब अथॉरिटी हाईजैक हो जाएगी तो फिर उसके खिलाफ किसी भी किस्म का, जी फ़हीम साहब ने जो ना फलाने चैनल में ये बात की थी वो चला गया उसमें, उसके बाद आपके ऊपर जो है ना ये इतने अरसे तक ऑन एयर नहीं हो सकता या इतना पेनल्टी। अच्छा इसमें थोड़ा सा एक चीज़ में सर इसमें ये भी कहा जा रहा है जो सहाफ़ी है वो कोर्ट में वो भी नहीं अपील भी नहीं कर सकता, हाई कोर्ट में भी अपील, ये भी उसमें एक शिक है शायद। अब देखें वो फाइनल उसका क्या शक्ल निकलती है वो तो एक अलग बात है, लेकिन जो प्रपोज बिल है उसमें तो ये चीज़ है कि उसके खिलाफ हाई कोर्ट में भी अपील नहीं हो सकती एंड यू हैव टू कंसल्ट सुप्रीम कोर्ट। तो असल मकसद तो ये है ना कि जो भी खबरें हैं उनको बड़ी मुस्तनद खबरें जो है ना वो आवाम तक पहुंचाई जाए, जो ऑथेंटिक बात है। और जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है उसमें पूरी कोशिश यही होती है कि वो जो ऑथेंटिक न्यूज़ है वो लोगों तक पहुंच सके। जो सोशल मीडिया है वहाँ पे असल में ये डाउट है कि वो जो मुस्तनिद खबरें हैं वो नहीं पहुंचती, आपके अपने अंदाजे और जो आपके अपने मफरूज़े जो हैं वो भी सारे उसमें सामने आ रहे हैं। इसका जो हल है ना वो ये जो बिल जो लाए हैं ना वो ये नहीं है। सोशल मीडिया को अगर आपने सोशल मीडिया की एक बिल्कुल माहौल वहाँ पे और है, वहाँ पे कल्चर और है, वहाँ पे ट्रेंड और है। फॉर एग्जांपल मैं आपको इंडिया की मिसाल दूं तो इंडिया में आप कश्मीर के हवाले से या आजकल तालिबान वगैरह के हवाले से कोई पोस्ट करें तो वो फ़ौरन रिपोर्ट हो जाएगी, आपका पेज जो है वो ब्लॉक हो जाएगा। अब वो कौन करता है? अक्सर लोग ये समझते हैं फेसबुक वाले कर रहे हैं, फेसबुक वाले नहीं कर रहे हैं। बेसिकली वहाँ पे इंडिया ने उनकी मतलब वो साइबर विंग इतना स्ट्रॉन्ग है कि जहाँ उनको पता चलता है कि जी ये कश्मीर के हवाले से पोस्ट आई है, वो इस हद तक उसको टेक्निकली उसको रिपोर्ट करते हैं कि फेसबुक जो है वो ऑटोमेटिकली उसको ब्लॉक कर देते हैं। तो ये बेसिकली बाकायदा एक टेक्नोलॉजिकल और सोशल मीडिया की अवेयरनेस है। स्टेट लेवल के ऊपर इस किस्म के एक्शन होने चाहिए कि अगर कोई कंटेंट गलत तरीके से डिलीवर हो रहा है तो वो ऑटोमेटिकली स्टेट इस तरह के एक्शंस ले कि वो सोशल मीडिया तो उसी अंदाज से उसी तरीके से जो है ना वो उसको एड्रेस करें, ना कि इस तरह के जो है वो जालमाना किस्म के कवानीन लाएं कि जिसमें जो है वो गेहूँ और गिन को सबको एक साथ ही आप रगड़ दें। आप सोशल मीडिया को आपने कंट्रोल करना तो फिर सोशल मीडिया के जो ट्रेंड्स हैं या जिस तरह दूसरी नेशन सोशल मीडिया को कंट्रोल कर रही है आप उसको फॉलो करें रादर देन कि आप इस तरह कोई बिल लाना भी है तो जो भी रिलेटेड लोग हैं जैसे मीडिया हाउसेज हैं या सहाफती तंजीमें, आप उनसे मशावरत करके उनकी भी उनको ऑन बोर्ड लें और जो फिर फैसला करें। बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही उन सबको ऑन बोर्ड लेके एक उस तक पहुंचना चाहिए। वैसे तो इस अथॉरिटी ऐसा जरूरत है नहीं, ठीक है ना, टू बी वेरी ऑनेस्ट इस अथॉरिटी की ऐसा ज़रूरत नहीं है। जो अगर ज़रूरत टारगेट करना है आपने सोशल मीडिया को, तो जो मैंने उसका मैकेनिज्म बताया है जो इंटरनेशनली फॉलो किया जा रहा है, इंटरनेशनली लोग उसको स्टेट जो है वो अपने तरीके से करते, देखिए हर तरह की फोर्सेस हर कंट्री में ऑपरेट कर रही होती है। मगर ये PMDA का जो ये मुजवज़ा कानून है जिसकी बात हम कर रहे हैं, जिसके ऊपर ये सारा एक बस माहौल बना हुआ है, ये भी तो किसी रिसर्च के साथ और किसी अदाद शुमार को सामने रखते हुए ही बनाया गया होगा। ये वो कोई ऐसे घर में बैठ कर थोड़ा बना दिया कि सारे लोग उससे इख्तलाफ कर रहे हैं। और जाहिर सी बात है बहुत सारे सहाफ़ी या सहाफ़त से जुड़े हुए एक्सपीरियंस्ड लोग भी इसमें होंगे जिन्होंने मशवरे से बनाया होगा। ये देखें इसमें अगर आप फवाद चौधरी साहब हो गए या शहबाज गिल साहब हो गए, आप उनसे बात करें तो वो तो माशाल्लाह इस हद तक लॉयर, वैसे भी वो लॉयर्स हैं, तो वो उनको तो आप कन्विंस भी नहीं कर सकेंगे कि ये कानून गलत है। ये तो मैं और आप चूँकि बात कर रहे हैं तो फिर भी चलो बात कर रहे हैं, क्यों हो रहा है? लेकिन उन्होंने इस तरह के इसके अगेंस्ट में काउंटर आर्गूमेंट्स डेवलप किए हुए हैं कि चीज़ें जो है ना वो बड़ी पॉजिटिव नज़र आती हैं, लेकिन वो बेसिकली ऐसा ही है कि वो शुगर कोटेड करके वो आपके सामने एक टॉफ़ी दे रहे हैं कि भाई ये है, इसको खा लो। और वो बेसिकली वो शुगर कोटेड तो है, लेकिन उसके अंदर जो कुछ है
वो ये समझने वाले समझते हैं, और इसी चीज़ के ऊपर जो है वो साफ्ती तंजीमें जो है वो रोड के ऊपर आई हुई हैं। और मेरे ख्याल में फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन जो है ना वो उसको सपोर्ट करना चाहिए, और जो भी मीडिया का ये जो बिल इन्होंने जो भी पेश करना है दैट शुड बी विद कंसेंट ऑफ ऑल स्टेक होल्डर्स, और एक कंसेंसस डेवलप करके अगर एक चीज़ हो जाती है तो दैट विल बी इन द इंटरेस्ट ऑफ द कंट्री, और सबके मफाद में भी यही चीज़ होगी। थैंक यू सो मच अकमल साहब। प्रोग्राम का वक्त अपने ख़त्म की तरफ आ गया। प्रोग्राम के वक्त ख़त्म होने से पहले मैं आपको बताती चलूँ कि आज हमें स्पॉन्सर किया है कैंडी बिस्किट ने, और कैंडी बिस्किट एक ऐसा ब्रांड है जो मुख्तलिफ अज्जा से बना है। इसमें वाइट शुगर है, ब्राउन शुगर है और कैरेमल का एक मुनफरिद जायका है। और फ़हीम, आपको पता है कि ये मेरा सबसे फेवरेट बिस्किट है, बचपन से ही मैं बहुत शौक से खाती थी, लेकिन अब चूँकि थोड़ा कम कर दिया है इसमें क्योंकि हेल्थ पर्पस की वजह से। That's nice। तो दोस्तों, प्रोग्राम का वक्त अपने अख्ताम की तरफ आ गया है। इंशाअल्लाह आपसे फिर मुलाकात होगी, और तब तक के लिए फ़हीम अब्बास, ज़ारा रज़ा और न्यूज़ कैफ़े टीम को दें इजाज़त। खुदा हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।